जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का। अब हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। फिजिक्स में वो भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन से। जो जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी हो गया और आपका एएलपी हो गया और आपका आरपीएफ हो गया, और ये जो रेलवे के एग्ज़ाम है इनमें जिससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें वेटेज होता है, उन चैप्टरों को डिस्कशन करवाऊंगा मैं आपको फिजिक्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में सबसे पहले ग्रेविटेशन। अगर हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करें, ग्रेविटेशन जो जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। हालांकि दोस्तों पीडीएफ थोड़ा आपको थोड़ा कम दिखेगी, लेकिन आपको समझाऊंगा सबसे बेस्ट तरीके से जितना भी हो सकता है। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें तो इसको हम इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटेशन होता क्या है, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन जानते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं कि आप सभी जानते हो कि ग्रेविटेशन से संबंधित आपने सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम सुना है, जिनका नाम है न्यूटन। आप सभी जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो सबसे पहले जो सिद्धांत दिए थे वो आपके न्यूटन ने दिए थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इनसे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे और खोज कर रहे थे। और उनका नाम जैसे कि आपका एक प्लेटो थे, आपके टॉलमी थे, कोपरनिकस वगैरह, ये जितने भी आपके जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, आपके टॉलमी हो गए, प्लेटो हो गए, ये ये वैज्ञानिक न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज कर रहे थे। न्यूटन से पहले बहुत सारे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों की बहुत यूनिक कहानी रही है। उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी गुरुत्वाकर्षण को बताने के लिए, लेकिन वो एक अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सके। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपके न्यूटन भाई साहब आए। तो न्यूटन ने बहुत अच्छा समझाया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत अच्छा समझाया और यह लोगों के समझ में भी आया था। न्यूटन ने बहुत डिटेल के साथ एक कहानी के स्वरूप में, आप सभी ने एक कहानी भी सुनी होगी। न्यूटन न्यूटन जो थे वो आपके सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और आपका सेब जो टूटकर पृथ्वी पर ही क्यों गिर गया था। तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि ये पृथ्वी पर ही क्यों गिरा, ये बीच में भी रह सकता था। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था। और आपको मैं बता देता हूँ, न्यूटन से भी और अच्छा जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाया वो आपका एक वैज्ञानिक है, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने भी बहुत अच्छा समझाया है गुरुत्वाकर्षण को भी। गुरुत्वाकर्षण को आइंस्टीन ने भी बहुत बढ़िया तरीका से बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी दी है। लेकिन हम डिस्कशन करेंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण को समझाया था। तो न्यूटन ने क्या, न्यूटन, ये हमारा एक पेड़ है, मान के चलो सेब का पेड़ था और यहाँ पर आपके सेब लगे हुए थे और इसके नीचे हमारे न्यूटन न्यूटन साहब बैठे थे। तो यहाँ से बैठे और यहाँ से आपका एक सेब गिरा। तो सेब जब पेड़ से टूटकर नीचे गिरा था, तो इस आधार पर इन्होंने एक थ्योरी निकाली। इन्होंने थ्योरी निकाली कि सेब नीचे ही क्यों गिरा था। तो न्यूटन ने यहाँ पर बताया था कि इस थ्योरी के माध्यम से समझाया था कि दुनिया की कोई भी दो वस्तुएं होती हैं, दुनिया की कोई भी दो चीजें हों, दो वस्तुएं हों, दुनिया की दो दुनिया की कोई भी दो वस्तुएं होती हैं और वह अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दुनिया की दो वस्तुएं दोनों अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि आपको, जैसे कि मान के चलो कोई टेबल है। अब टेबल, मान के चलो ये हमारी टेबल है और ये पृथ्वी पर रखी हुई है।
तो ये हमको, लेकिन ये खींच पृथ्वी हालांकि इस टेबल को खींच रही है, लेकिन हम लोगों को दिखेगी नहीं, इसका प्रभाव दिखेगा नहीं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि पृथ्वी इस टेबल को अपनी तरफ खींच रही है। हम लोग यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है कि पृथ्वी हमको खींच रही है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि पृथ्वी अपनी ओर हमको आकर्षित करती है, खींचती है। तो न्यूटन ने वही चीज बताई थी, वही समझाया था कि दुनिया की कोई भी दो वस्तुएं हो, वो आपस में एक दूसरे को खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो हमको दिखता नहीं है। और ये प्रभाव देखने के लिए, ये प्रभाव आपको कब दिखेगा? जब दो वस्तुएं बहुत बड़ी बड़ी हों। ये प्रभाव हमको जब दिखता है जब कोई दो वस्तुएं बहुत बड़ी बड़ी हों, जैसे आपका सन हो और ये बहुत बड़ा है, आकाशीय पिंड है, ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे पृथ्वी है। तो यहाँ पर ये प्रभाव हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो छोटी वस्तुएं होती हैं उनमें ये प्रभाव हमको नहीं दिखता है। जो बड़ी वस्तुएं होती हैं उनमें, जब ज़्यादा बड़ी वस्तुएं होती हैं, बड़े पिंड होते हैं, उनमें हमको ये प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपके सन हो गया और पृथ्वी हो गई, ये दोनों आपके कहीं ना कहीं आकाशीय पिंड है। जितनी भी आपके आपके आकाशीय पिंड है, जितने भी प्लेनेट हैं, हमारे प्लेनेट हो गए, जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस, और आपका अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, जितने भी हमारे प्लेनेट हैं, और आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट में जितने भी सेलेस्टियल बॉडी घूम रही है, पिंड घूम रहे हैं, वो सभी के सभी बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे तारे हैं। और इनका द्रव्यमान जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको ये प्रभाव देखने को मिल जाता है। ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मेंटेन भी हुआ है। अगर किसी ने एक ने भी खींचना बंद कर दिया तो पृथ्वी का पता नहीं चलेगा और ग्रहों का पता नहीं चलेगा। ये जो हमारा सन है, इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, और हालांकि जो पृथ्वी है, इसका भी द्रव्यमान है। तो ये भी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण लगाती है, सन अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, इसलिए ये दोनों अपनी ओर आपस में दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन हमारी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है या आकाशपिंडी, जितने भी प्लेनेट हैं, वो अपना बाहर की तरफ एक बल लगाते हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री बल कहते हैं। और जिसलिए ये दोनों आपस में मेंटेन हुए रखेंगे, ये इधर अपनी ओर अट्रैक्शन लगाता है, और अट्रैक्शन यानी आकर्षित गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है सन, और पृथ्वी अपना इधर की तरफ बल लगा रही है, जिसकी वजह से दोनों आपस में मेंटेन हुए हैं। नहीं, वरना अगर एक भी कम हुआ तो दोनों छोड़ के दूर दूर भाग जाएंगे। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन जो थी, सर न्यूटन ने बताया कि दो चीजें सदैव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये पॉइंट आपको समझना है। मैंने बताया था कि न्यूटन ने बताया था कि दुनिया की कोई भी दो चीजें हो, वो सदैव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब जैसे दोस्तों, ये मान के चलो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, दो चीज ले लेते हैं हम। एक एक मान के चलो, ये हमने पृथ्वी ले ली, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये मान के चलो, हमने ये पृथ्वी ले ली, ये मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, और इसके ऊपर ये हमने ले लिया सेब, ये हमारा सेब है, और नीचे ये पृथ्वी है। अगर आपको मैं बता देता हूँ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, और जो सेब है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। इस पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ये आपका बड़ा एम हो जाएगा, ये आपका छोटा एम हो जाएगा, सेब का द्रव्यमान। और ये जो दोनों हैं वो आपके आर दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों जो हैं वो आपके आर दूरी पर स्थित हैं। जो सेब है, जो हमारा ये सेब है, जिसे हम एप्पल कहते हैं, ये सेब पृथ्वी पर अपना बल लगा रहा है, और जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपका सेब पर बल लगा रही है। जो हमारा ये सेब है, सेब भी पृथ्वी पर बल लगाएगा अपना, और आपका पृथ्वी है
वो भी सेब पर उतना ही बल लगाएगी। और लेकिन दोस्तों आपका सेब ये है और ये पृथ्वी है, तो अगर हम इन दोनों में देखेंगे द्रव्यमान किसका है, किसका ज़्यादा है, तो द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा वो आपका इनको आपस में खींच लेगा। जैसे कि इसका द्रव्यमान थोड़ा कम होता है सेब का, और पृथ्वी का बहुत ज़्यादा द्रव्यमान होता है, जिसकी वजह से इधर पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्यों ये सेब पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो सेब से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपकी ये पृथ्वी है वो जीत जाती है। इसी चीज़ को न्यूटन ने फॉर्मूले के बेसिस से भी समझाया था। ये आपको मैंने बता दिया, ये हमारा सेब है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है, यानी कि मास है। ये दोनों आर दूरी पर स्थित हैं, यानी डिस्टेंस में आर दूरी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जिसका इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी ज़्यादा बल लगा देती है सेब पर, इसकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। अगर हम बात करते हैं, इन्होंने फॉर्मूले से भी बताया था, फॉर्मूला बताया था F बराबर जी, और ये हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है एम, कैपिटल एम, ये स्मॉल एम है सेब का द्रव्यमान, तो कैपिटल जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम इसमें भी संबंध की बात करते हैं कि यहाँ पर जो बल है, ये हमारा जो बल है, बल का ये दूरी से क्या संबंध होगा, अगर यहाँ पर बात करते हैं बल जो हमारा है एफ का दूरी से क्या संबंध होगा, तो इसका बल का जो दूरी से संबंध होता है वो उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। यानी कि आप यहाँ कह सकते हो इसका उल्टा संबंध होता है, यानी कि बल जब बढ़ेगा तो इसकी रेडियस घट जाती है, उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो यहाँ पर कह सकते हो बल जो होता है उसका रेडियस से उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जिसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान से कैसा संबंध होता है बल का, अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान से जो संबंध होता है, द्रव्यमान से संबंध जो होता है वो आपका होता है सीधा, जिसे हम प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, यानी कि समानुपाती कहते हैं। आपका बल बल बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो आपका बल भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पर सीधा संबंध देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट दोनों समझ में आए होंगे, बल का दूरी से क्या संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, और द्रव्यमान से कैसा संबंध होता है, तो वो आपका सीधा संबंध होता है, समानुपाती, जिसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब जी क्या होता है आपका, जी अगर हमारा ये जो जी रह गया, तो अगर हम जी के बारे में बात करते हैं तो ये आपका जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि जी जो है वो आपका एक नियतांक है, और इसे हम सर्वत्र ब्रह्मांड में ये आपका पूरे यूनिवर्स में ये आपका सेम रहेगा। अगर इसमें क्या होता है, जी जो होता है, अगर यह जब भी हम जगह बदलेंगे, जैसे कि अगर हम किसी भी जैसे कि अगर हम जगह जगह जो होती है प्लेस को अगर अगर बदलते हैं, तो हमारा जी कभी भी नहीं बदलेगा। ये पॉइंट यही लिखा है कि स्थान के साथ यह नहीं बदलता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी पर जो जी का मान है वही आपका मार्स पे भी उतना ही जी का कैपिटल जी का मान रहेगा। तो इसलिए जो आपका कैपिटल जी है, इसको यह आपका एक नियतांक होता है, यह आपका पूरे ब्रह्मांड में सेम रहेगा हर जगह, यानी कि ये आपका जगह बदलने के साथ नहीं बदलेगा। अगर हम जगह बदलेंगे, आपको पॉइंट ध्यान में ये रखना है, ये जगह बदलने के साथ नहीं बदलता है, तो वही लिखा है ये स्थान के साथ नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलेगा। अगर हम बात करते हैं कि कैपिटल जी जो होता है इसका मान क्या होता है, कैपिटल जी के बारे में बात करें तो इसका जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये आपका कैपिटल जी का मान होता है, जो कि मैंने ये यहाँ लिख दिया है।
आपको दिख नहीं रहा हो तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो पृथ्वी है, यानी कि जो जो आपके दो वस्तुएं होती हैं वो अपने आप को दोनों किस फॉर्मूले से खींचती हैं। तो आपको किस फॉर्मूले से बताना पड़ेगा, वो मैंने आपको फॉर्मूला ये बता दिया। तो जो वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुओं को आपस में किस किस फॉर्मूले से खींचा जाता है, तो वो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम भी, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें आपका सन है, और इसके पास में ये आपका सन हो गया, ये आपका मरकरी हो गया जिसे बुध कहते हैं, बुध ग्रह हो गया, और ये आपका शुक्र हो जाएगा। इसी तरीके से शुक्र के बाद आपका पृथ्वी आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। ये जितने भी ग्रह हैं, हमारे जितने भी आपके प्लेनेट हैं, ये आपके सोलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और सोलर सिस्टम को जो चलाने वाला जो बल होता है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो सोलर सिस्टम को चलाने वाला जो अकेला जो बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। और अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे, अगर बात करते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसे है, तो आपको मैं बता देता हूँ। जो भी चीज़ें गोल गोल घूमती हैं, ये भी आपकी जो पृथ्वी है, ये आपके सूर्य के चक्कर मार रही है इस तरीके से। ये अपने अपने इस ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगाती है। जो भी चीज़, जो भी गोल वस्तु होती है, वो जब गोल घूमती है, तो ये गोल घूमती है। ये पृथ्वी है, ये अपना इधर इधर फोर्स, यानी कि एक पृथ्वी जो है वो आपका बाहर की ओर एक बल लगाती है जिसको हम अपकेंद्री बल कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये जो जितने भी प्लेनेट हैं, ये सभी के सभी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। सभी के सभी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। और आपका पृथ्वी है, जितने भी ये पिंड हैं, जितने भी ये प्लेनेट हैं, ये आपके बाहर की ओर अपना एक, ये बाहर की ओर एक बल लगाते हैं। ये खुद अपने आप में बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जो सूर्य है इन सबको अपनी ओर खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि ये जो सन है, ये सन है, ये इन सबसे ज्यादा भारी है। यानी कि सन का जो मास है इन सबसे ज्यादा है। सन का जो मास है वो इन सबसे ज्यादा है। तो ये जो प्लेनेट है, इनसे सबसे ज्यादा जो मास है वो सन का है, यानी इन सबसे भारी है। इसलिए इन सभी ग्रहों को अपनी ओर खींच के रखा है आपका ये सन। तो ये जो खींच रहा है, इसी वो आपका खींच पा रहा है वो सन, वो आपके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खींच पा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण अगर आपको समझना है तो आप बड़े बड़े पिंडों के ऊपर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब छोटी चीज़ों पर बात करते हैं तो वहाँ पर हमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसके मात्रक के बारे में बात करें, गुरुत्वाकर्षण के, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, निकालोगे जी को आप, जैसे कि फॉर्मूला है बराबर ये था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर मानते हैं। तो जी को जब इधर लाएंगे तो आपका, जी को इधर लाएंगे तो ये एफ आर स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और एम एम नीचे रहेगा। तो आपका जो फॉर्मूला जी बराबर ये वाला आ जाएगा, एफ फोर्स हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर और कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ये फॉर्मूला जी का बन जाएगा। और इसको अगर हम चेंज करेंगे यूनिट में, तो आपका फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, रेडियस मीटर स्क्वायर में, और द्रव्यमान यानी कि 2 किलोग्राम इसका यूनिट आएगा। किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपका यानी कि आपका ग्रेविटी का ये आपका यूनिट बन जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का यूनिट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस गुरुत्वाकर्षण की खोजकर्ता की, तो इसकी दोस्तों खोज अलग व्यक्ति ने की थी जिनका नाम है सर हेनरी कैवेंडिश। सर हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट और समझना है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अगर हम बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ से हम गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। अगर सबसे पहले हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करें तो इसको आपको जानना है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल क्या दिया था, मैंने आपको पृथ्वी बताई थी। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये ऊपर क्या था, सेब। क्या था ये आपका, एप्पल था। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं सेब, सेब के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका मास कम होता है और इसका मास पृथ्वी का मास अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा ऊपर ये सेब रहा। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया भी, इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि जो पृथ्वी है वो सेब पर एक बल लगा रही है, और ये जो फोर्स का जो इफेक्ट है, ये पृथ्वी आपका सेब पर एक बल लगा रही है, और ये जो बल लगा रही है पृथ्वी, तो इस बल का जो इफेक्ट है वो हमको दिख नहीं रहा है। इस पे जो पृथ्वी अपना बल लगा रही है उस इफेक्ट को, वो इफेक्ट हमको दिख नहीं रहा है। तो हालांकि आपका जो सेब है वो भी पृथ्वी पर आपको देखना चाहिए, यहाँ पर समझना चाहिए कि ये जो सेब है ये भी पृथ्वी पर लगातार गिरते हुए आ रहा है। जैसे कि मान के चलो, मैंने बताया ये पृथ्वी है हमारी, ये मान के चलो ये पृथ्वी बताइए आपको, और ये ऊपर मान लिया सेब। तो ये आपका सेब आ रहा है धीरे धीरे, यानी कि बहुत स्पीड से आ रहा है। यानी कि यहाँ पर सेब था तो ये सेब धीरे धीरे यानी कि तेज तेज यहाँ से गिरते हुए आ रहा है। लेकिन पृथ्वी है इस पर सेब पर एक बल लगा रही है, और ये पृथ्वी जो है सेब पर एक बल लगा रही है, और फोर्स इस फोर्स को हम देख नहीं पा रहे हैं। और इसी फोर्स के इफेक्ट से ये सेब जो है पृथ्वी पर लगातार गिरते हुए आ रहा है, और ये सेब भी एक बल को महसूस कर रहा है, इसलिए और स्पीड से ये गिरते हुए आ रहा है पृथ्वी पर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ये जानना है कि जो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, हमारे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है M × MA होता है। क्या होता है, F बराबर M × A। तो ए जो है यहाँ पर, ये ए जो है, मैंने आपको यहाँ पर ये एक पॉइंट समझाइए, आपका पृथ्वी पर गिरते हुए आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ पर आपको मैं एक समझाऊंगा पॉइंट जिससे आपको यहाँ पर रिलेट करना है। तो ए जो है ये आपका त्वरण होता है, और एम जो है वो आपका सेब का द्रव्यमान है, स्मॉल एम है, ये आपका सेब का द्रव्यमान है। और एम जो है आपका सेब का द्रव्यमान है, और साथ ही साथ में जो एम है, एम के साथ आपका त्वरण भी आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका एम के साथ जो है वो आपका त्वरण भी आया ही होगा साथ में। क्यों आया होगा, क्योंकि ये सेब जो है वो आपका बहुत पृथ्वी इस पे सेब पर बल लगा रही थी, और ये इस फोर्स के इफेक्ट से ही आपका सेब पृथ्वी पर नीचे आ रहा था। यानी कि यहाँ पर वेग परिवर्तन देखने को मिल रहा था, और हमारा त्वरण क्या होता है, वो आपका वेग परिवर्तन ही होता है। तो यहाँ पर वेग देखने को मिल रहा था। तो सेब के साथ जब आपका त्वरण वेग परिवर्तन आ जाए, जैसे हम त्वरण कहते हैं, त्वरण का गुणा कर दिया जाए, तो वो आपको यहाँ पर देखना है। तो जो मैंने क्या बताया आपको, ये एम आपका सेब का त्वरण हो गया, और यहाँ पर ये हमारा जो त्वरण है ये आपका वेग परिवर्तन है, और इसकी वजह से ये आपका, इन दोनों की वजह से ये पृथ्वी के नज़दीक आपका सेब आ रहा है, और इसका जो सेब का जो वेग है वो भी आपका परिवर्तित हो रहा है। मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे पृथ्वी की ओर
आ रहा है। तो ये जो त्वरण लग रहा है ना यहाँ पर, सेब के ऊपर जो त्वरण लग रहा है, ये त्वरण आपका कौन सा त्वरण होगा? जैसे जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी से जैसे जैसे आपका ये सेब नजदीक आ रहा है और पृथ्वी उसी तेजी से इस सेब को खींच रही है, उसी तेजी से पृथ्वी भी इस सेब को अपनी ओर खींच रही है। और तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर वेग परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और वेग परिवर्तन देखने को मिल रहा है यानी कि यहाँ पर त्वरण लग रहा है। तो ये जो त्वरण है, ये कौन सा त्वरण हो सकता है? आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो ये कौन सा त्वरण हो सकता है। तो मैं बताता हूँ, ये जो त्वरण होता है, इसी त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसी त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और यह जो त्वरण है, इस त्वरण का नाम किसी भी प्लेनेट के लिए भी लागू रहेगा। इसको किसी भी प्लेनेट पर आप जाओ, वहां पर भी यही आपका गुरुत्वीय त्वरण ही लगेगा। यदि किसी भी वस्तु का जो त्वरण होगा, वो आपका हर प्लेनेट का ये एक गुरुत्वीय त्वरण ही रहेगा। तो ये जो ए है, ए जो है ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको हम जी से डिनोटेट करते हैं, यानी कि इसको मापते हैं, यानी कि इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आपको ये देखना है, और हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का मास अलग है। आप हमारी पृथ्वी का मास अलग है, और आपके जितने भी प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट का हर प्लेनेट का जो मास होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। और हमारा, मैंने आपको बताया था, जो फोर्स होता है, फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपका मास पर। फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। जितना आपका जितना ज़्यादा मास होगा, उतना ही ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा। जितना ज़्यादा मास होगा, उतना ही ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसी प्लेनेट का उतना ही ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण भी होगा। उस प्लेनेट का उतना ही ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण होगा। अगर हम पृथ्वी के लिए बात करते हैं, तो पृथ्वी के लिए दो वैल्यू होती हैं गुरुत्वीय त्वरण की। पृथ्वी के लिए दो वैल्यू होती हैं। एक होती है स्मॉल जी की 9.81 मीटर स्क्वायर, 9.81 मीटर। और अगर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर। 10 मीटर आपकी सेकंड स्क्वायर होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू होती है वो दो होती है। और अगर हम बात करते हैं स्मॉल जी की, चंद्रमा पर क्या वैल्यू होगी स्मॉल जी की, यानी कि हमारा जो मून है उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? जितना हमारी पृथ्वी पर होता है, उसका जितना हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका 1/6 कर दिया जाता है। तो वो हमारा हो जाता है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। इसी तरीके से मरकरी का अगर हम पूछते हैं, तो पृथ्वी का आपका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसमें आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में अगर हम 38% का गुणा कर देते हैं, तो हमको मरकरी का गुरुत्वाकर्षण मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको पॉइंट सभी समझ में आए हों, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, अगर आपको एक पॉइंट में याद रखना है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो हमेशा, कोई भी बस जो होती है वो ऊपर से जो गिर रही होती है, ऊपर से ऊपर या नीचे जो गति करे, अपने ऊपर से ऊपर या नीचे गति करे, ऊपर गति करे या फिर नीचे गति करे, तो वहाँ पर आपका वो गुरुत्वीय त्वरण देखने को मिलता है, वहाँ पर आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम, द्रव्यमान तथा भार क्या होता है।
द्रव्यमान तथा भार के बारे में बात करें तो इसको मास एंड वेट कहते हैं। और यहाँ पर जो अगर हम द्रव्यमान के बारे में बात करें, इसका मतलब होता है जैसे कि मान के चलो ये हमारी मान के चलो हमारी पेन है। ये हमारी पेन एक है, इसको पेन मान लेते हैं। और ये जो पेन है, इसमें कुछ ये आपकी जो पेन मिलकर बनी होगी वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होगी, आपके प्रोटॉनों से न्यूट्रॉनों से मिलकर बनी होगी। और इन सबका अपना अपना एक द्रव्यमान होता है। इनका सबका एक द्रव्यमान होता है। और इन सबके द्रव्यमान को अगर हम जोड़ देते हैं या इनको हम मिला देंगे तो आपका पूरा पेन का द्रव्यमान निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो द्रव्यमान होता है वो आपकी द्रव्य की मात्रा से होता है। यानी कि आपका एक द्रव होता है, ये अलग चीज होती है, और ये होती है द्रव्य, ये मैटर। ये दुनिया की सारी जो वस्तुएं होती हैं, चाहे वो कैसी भी हो, वो सभी की सभी आपकी द्रव्य की मात्रा से ही बनती हैं, द्रव से ही बनती हैं। तो द्रव्यमान जो होता है वो इसको हम डेफिनेशन में कह सकते हैं यह आपकी द्रव्य की मात्रा होती है। और जो मास होता है वो आपका कभी भी स्थान के साथ नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा? अगर हम अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको यानी कि मान के चलो किसी दूसरे ग्रह पर भी ले जाते हैं तो इसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, उतना का उतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इसका जो मात्रक होता है वो आपका मात्रक किलोग्राम होता है। इसकी यूनिट कह सकते हो किलोग्राम होती है। अगर हम इस द्रव्यमान में, ये जो हमारा द्रव्यमान होता है, अगर हम इस द्रव्यमान में जैसे कि मान के चलो, अगर अब हम बात करते हैं वेट की, ये मान के चलो ये हमारा कोई तराजू है और इसमें हमने मान के चलो चीनी रखी हुई है तराजू में। अगर हम इसको एक तरीके से नीचे खींचे, अगर ये जो तराजू है हमारा, इसमें चीनी है, चीनी का कोई द्रव्यमान है, मान के चलो कोई 1 किलोग्राम है। अगर इस तराजू में रखिए, अगर इस तराजू को अगर हम नीचे से खींचना शुरू कर देते हैं तो चीनी है वो भी आपका तराजू पर एक दबाव डालेगी, और इस दबाव की वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या होगा? यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर या दुनिया के किसी भी ग्रह पर कोई भी वस्तु रखी हुई है, पृथ्वी है इस पर कोई भी वस्तु रखी है, किसी भी चीज पर अगर किसी भी ग्रह पर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो सबके सब अपनी पृथ्वी जो है वो सब, कोई भी ग्रह हो या कोई भी आपका पृथ्वी हो, कहीं पर भी अगर कोई चीज रखी हुई है तो उनको खींचा जा रहा है, उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। जैसे पृथ्वी पर रखी है तो पृथ्वी अपनी ओर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है उस वस्तु को। तो लगातार, यानी कि लगातार आप कह सकते हो यहाँ पर भी वस्तु पर एक त्वरण लग रहा है। इस पर जो है वो आपका त्वरण लगा जा रहा है, क्योंकि एक दबाव डाल रही है, इसकी वजह से इस पर भी त्वरण लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ चीनी पर भी नीचे से खींचा जा रहा है तो एक त्वरण लगाया जा रहा है। तो इसको जब मास के साथ यानी द्रव्यमान के साथ जब हम इसमें गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दें तो वो आ जाता है आपका भार। क्या आ जाता है? वो भार आ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं भार। तो भार क्या होता है हमारा? जब हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर जब हम उसमें गुरुत्वीय त्वरण को गुणा कर देते हैं तो वहाँ पर हमको वेट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्या आपको मैंने बताया कि जब हम किसी भी द्रव्यमान के साथ त्वरण को भी काउंट कर लें तो वहाँ पर हमको आपका उसको हम भार या वेट के नाम से जानते हैं। या किसी भी किसी भी द्रव्यमान के साथ अगर हम किसी भी त्वरण को जब काउंट कर लें, या आप किसी भी स्थान का, या किसी भी पृथ्वी पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी का, नहीं चंद्रमा पर हैं तो चंद्रमा पर,
या कहीं का भी गुरुत्वीय त्वरण का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा वेट निकल के आ जाता है। जैसे W बराबर mg होता है, ये हमारा मास हो जाएगा, ये हमारा g गुरुत्वीय त्वरण देखने को मिलता है। आपको मैंने क्या बताया था, हमारा जो कैपिटल G है और स्मॉल g होता है, ये हमारा ये जगह के साथ नहीं बदलते हैं, जगह के साथ आपके नहीं बदलते। और स्मॉल जी जो होता है और आपका कैपिटल वेट होता है, ये आपका जगह के साथ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये वेट है, ये जगह के साथ बदल जाएगा आपका, और मात्रक इसका न्यूटन होता है। अब आप पॉइंट एक आपको ध्यान रखना है, जो हमारा छोटा जी होता है, यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली, यह आपका कितने तरीके से बदलता है। स्मॉल जी जो है ये आपका कितने तरीके से बदलता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर जी का जो मान होता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इक्वेटर पर जितने भी कंट्री पड़ेंगे, जितने भी कंट्री इसके बीच में आएंगे, उन सब पर जी का मान 9.8 होता है। और दूसरा है, जब हम इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जी का मान जो होता है वो आपका 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि आपको यहाँ पॉइंट ये देखना है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा जी का मान जो है वो आपका बढ़ जाता है, और जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो हमारा जो जी का मान है वो घट जाता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखने, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है पोल पर, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखने को मिलता है। अब एक तो ये तरीका होगा जी का मान बदलने का तरीका, और दूसरा जो जी का मान है वो कैसे बदलता है, ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी से जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जो जी का मान है, मैंने आपको क्या बताया, जब हम पृथ्वी, जो हमारी ये पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ का सरफेस जब छोड़कर ऊपर चलते हैं, ऊपर जाते हैं, यानी कि जब हवा में चलना शुरू कर दें, तो सरफेस जो है इसको हमने छोड़ा और ऊपर चलने लगते हैं। अब कहीं ना कहीं हमको जो हमारा जो वेट होता है, वजन होता है, वो आपका कम होने लगता है। मैं यहाँ दोस्तों पृथ्वी पर ही नहीं बात कर रहा हूँ, जब मैं पृथ्वी से ऊपर जाए तब की बात कर रहा हूँ, तो हमारा वेट कम होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू भी कम हो जाती है, तो यहाँ जी का मान भी कम हो जाएगा। और जब लेकिन हम दोस्तों ऊपर जाएंगे, यानी इन्फिनिट में जब पहुँच जाएंगे, अनंत में जब पहुँच जाते हैं, यानी कि मान के चलो 10,000 किलोमीटर से ऊपर जब पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो जी का मान हो जाएगा, वेट भी हमारा जीरो हो जाएगा। एक स्थिति ये होती है, और एक स्थिति ये होती है जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जब हम पृथ्वी के अंदर जाएं तब भी हमारा वेट कम होने लगता है और जी की वैल्यू भी कम होने लगती है। और जब हम पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएं, जब हम पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएं, तो हमारा जो जी का मान है वो जीरो हो जाता है और वेट भी हमारा जीरो हो जाता है। ये दोनों स्थिति आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, मैंने आपको इसमें बहुत डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।